नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम श्री एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज चर्चा करते हैं केवाईसी को लेकर। अक्सर केवाईसी को हल्के में लिया जाता है, यानी उसके प्रति गंभीरता नहीं बरती जाती। लेकिन क्या आपको पता है कि केवाईसी का ना होना आपको किन परेशानियों में डाल सकता है? पैन कार्ड को लेकर भी हम ज्यादा सजग नहीं रहते। हर किसी के पास पैन तो होगा ही, लेकिन ये पैन कब जरूरी होता है, कुछ लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर आज का कार्यक्रम श्री एक्सपर्ट्स लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी। आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब के सफर को। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल हमारा सबसे पहला यही है कि जो आम निवेशक हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और उसका निदान कैसे हो सकता है? देखिए, आज मैं आम निवेशकों के जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसको ये नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है निवेश में, और वो डरता है कि मैं निवेश करूँगा तो टैक्स का बर्डन आ जाएगा, गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंक्वायरी करने लगेगी। तो मैं उसी जो उलझने हैं उनको दूर करने के लिए आज आया हूँ और मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, निवेशक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो शेयर मार्केट में जा रहा है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है या बैंक की एफडी कराने जा रहा है तो वो घबराता है कि यार इस पर टैक्स लग जाएगा। ऐसा नहीं है। निवेशक को सावधान रहना चाहिए कि अगर वो निवेश कर रहे हैं और एक लिमिट और एक दायरे में कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स का प्रोविज़न नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सबसे पहले निवेशक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने केवाईसी को कंप्लीट करना चाहिए बैंक के केस में। हम मान लीजिए कि उनका सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर हो रहा है, 10,000 से ऊपर चला जा रहा है तो टीडीएस का प्रोविज़न है। अगर उनका एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर चला जा रहा है तो टीडीएस का प्रोविज़न है। पर अगर उन्होंने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है तो उसका क्या रिपरकेशन होगा? उसका रिपरकेशन ये होगा, जहाँ 10% टीडीएस लगना था वहाँ 20% लगेगा, मतलब 100% पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। तो केवाईसी को कंप्लीट करें। केवाईसी मैंडेटरी है और पैन नंबर होना ही चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पैन नंबर होने का मतलब आदमी ये पैनिक होता है कि यार पैन नंबर है तो मुझे तो टैक्स देना है। ऐसा भी कुछ नहीं, ये सब मिथ हैं। मैं इसी के बारे में आगे बताऊंगा। धीरे धीरे करके जो ये उलझने हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। सभी इन्वेस्टर्स को, जो चाहे वो छोटे लेवल पर हों या बड़े लेवल पर हों, पैन नंबर मैंडेटरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, वहाँ पैन मैंडेटरी है, आधार होना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट रखना चाहिए। और इनमें जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या लगती है कि नहीं टैक्स फाइल करना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं अभी आपसे आगे बात करूँगा। डॉक्टर नीरज, ज़्यादातर लोगों में दुविधा रहती है केवाईसी को लेकर कि केवाईसी ज़्यादातर लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है भी या नहीं है, कराएं या ना कराएं, गंभीरता से नहीं लेते लोग। इसमें पहला सवाल यही बनता है कि केवाईसी ना होने पर क्या बैंक जुर्माना भी लगा सकता है? बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि केवाईसी से क्यों लोग भागते हैं। आरबीआई की एक गाइडलाइन आई है कि जो भी नो योर कस्टमर, तो आप अगर अपने कस्टमर को प्रॉपर जान ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कहीं पर कुछ लूप होल हो रहा है, कहीं पर फेक ट्रांजैक्शन के चांसेस हैं, गुंजाइश है। तो आरबीआई ने एक गाइडलाइन बैंकों को ये दी है कि आपको केवाईसी तो कंप्लीट करना होगा। और केवाईसी में आपको मैंडेटरी है कि पैन नंबर, आधार नंबर देना होगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, क्योंकि जनधन में भी आधार से जोड़ा गया है। तो और जब आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आप पर किसी तरह का पेनल्टी इम्पोज नहीं करती है एट द टाइम ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब वो जहाँ पर आपकी अर्निंग हो रही है वहीं पर टीडीएस जो काटने का रूल है, अगर आपने केवाईसी कंप्लीट की है तो 10% ही काटेगा। इफ़ यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट आप जा रहे हैं इंटरेस्ट में तो। और अगर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की तो इसका रिपरकेशन ये है कि मैंने अभी पहले ही बताया कि 20% वो टीडीएस काटेगा। और फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप रिटर्न टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो वो रिटर्न कैसे लेंगे। तो उसके लिए फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तब आप कहीं उसको वापस पा पाएंगे। तो एक झंझट बढ़ाने से अच्छा है कि हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट हैं इन डॉक्यूमेंट्स की उनको पूरा करें। और केवाईसी के नाम पर केवल और केवल आपको एड्रेस प्रूफ
और पैन नंबर और आधार नंबर मेंशन करना है, दैट्स इट। चलिए, हमने ये जाना कि जो आयकर रिटर्न दाखिल करने का सही तरीका क्या है। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि किन व्यक्तियों को रिटर्न दाखिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि लोगों को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जिनको रिटर्न दाखिल करना होता है। तो हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे कि किन व्यक्तियों को रिटर्न दाखिल करना चाहिए। आयकर रिटर्न दाखिल करने की दुविधा लोगों में अभी इसलिए है क्योंकि जो टैक्स का कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इजी कर रही है, पर एक आम आदमी कैसे जाने कि उसको आईटीआर कैसे फाइल करना है। और आम आदमी जब ये नहीं जानता है तो उसको सीए के पास जाना पड़ता है, वकील के पास जाना पड़ता है, और वो एक मोटी रकम चार्ज करते हैं। पर मैं आज एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पहला तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से फॉर्म हैं। अगर मान लीजिए कि आप वेतन भोगी हैं, सैलरी पर्सन हैं, और आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है, जिसका नाम सहज है, सरल भी कहते हैं कुछ भाषा में लोग, सहज है। और उसमें अगर आपका सैलरी इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए। अगर आपकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको कैपिटल गेन की भी इनकम हो रही है, आपको अदर सोर्सेज की भी इनकम हो रही है, तो आपको आईटीआर 2 पर जाना चाहिए। और अगर आपको बिजनेस की इनकम है तो आईटीआर 3 पे जाना चाहिए। आईटीआर 4 भी बिजनेस और प्रेजम्पशन इनकम के लिए होता है। आईटीआर 5 फर्म की इनकम के लिए है। आईटीआर 6 कंपनी की इनकम के लिए है। और आईटीआर 7 जो है एओपी, बीओआई, ट्रस्ट और जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ हैं, अगर वो टैक्स के दायरे में आ रही है तो उनको आईटीआर 7 फाइल करना होता है। तो ये 7 स्टेप ऑफ फॉर्म्स हैं जिनको फाइल करना होता है। पर एक आम निवेशक की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका काम आईटीआर 1 और आईटीआर 2 से चल सकता है। और आईटीआर 1 फाइल करते समय उसे बस ये ध्यान रखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा है वो पहले से लेके बैठे, क्योंकि उसको पैन नंबर वहाँ उस वक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका लॉगिन आईडी या पैन नंबर ही होगा और उसी से वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। चलिए, हमने ये जाना कि जो आयकर रिटर्न दाखिल करने का सही तरीका क्या है। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि किन व्यक्तियों को रिटर्न दाखिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि लोगों को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जिनको रिटर्न दाखिल करना होता है। तो हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे कि किन व्यक्तियों को रिटर्न दाखिल करना चाहिए। हाँ, अब ये बड़ी समस्या है लोगों को कि हम रिटर्न कौन व्यक्ति दाखिल करेगा, मैंने पैन नंबर बनाया है, क्या मुझे रिटर्न दाखिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये समस्या है। अब स्टूडेंट भी बहुत सारे पैन नंबर बनवा लेते हैं, वो भी ये सोचते हैं क्या पैन बनवा लिया है तो मुझे रिटर्न दाखिल करना है। ऐसा नहीं है। इफ़ योर इनकम इज़ एक्सीडिंग ओवर 5 लाख एज पर द ओल्ड टैक्स regime, in that case you are liable to file return. Or if your income is exceeding over 7 lakh under the new tax regime, in that case you will liable to file return. और अगर मैं एग्जेम्पशन की बात ना करूं तो हम मोटा मोटा और एक लेमैन की लैंग्वेज में बताएं, अगर पुराने टैक्स पर आप जाते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पर हो तो आप रिटर्न फाइल करिए। और रिटर्न फाइल करने का मतलब ये कतई नहीं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ निवेशकों को ये कि वो इससे कंफ्यूज ना हो कि रिटर्न का मतलब उन्हें टैक्स देना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पहले ही ये कह रखा है कि भैया आपका पुराने टैक्स में हम 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और नए वाले में 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब वहाँ तक तो कोई टैक्स लगना नहीं है। रिटर्न फाइल करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है कि एटलीस्ट 3 इयर्स का आपका रिटर्न फाइल हो, तब वो आपको लोन सेंक्शन करेंगे। तो आप इस तरह से लोन की फैसिलिटी जो लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो रिटर्न मैंडेटरी होता है वेदर यू आर पेइंग टैक्स और नॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपका रिटर्न होगा तो आपको बैंक ईजिली लोन सेंक्शन कर देगा, इसलिए रिटर्न फाइल करना चाहिए। डॉक्टर नीरज, टीडीएस की भी अक्सर बात की जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, कब कब कटता है, तो ये भी जानना एक शख्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी प्रकाश डालिए कि टीडीएस कब कब कटता है, बैंक किस तरह से टीडीएस काटती है और टीडीएस काटने के जो नियम हैं वो क्या है। बैंक में जो टीडीएस कटने का है, मैं इसमें 2 चीज़ें बताऊंगा। बैंक टीडीएस काट रही है तो वो टीडीएस आप कैसे रिफंड ले लें। भाई, बैंक टीडीएस तब काटती है जब आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर हो जा रहा है,
साल का, और एफडी पर 40,000 से ऊपर हो जा रहा है तो टीडीएस 10% एट सोर्स काटेगा। पर आपकी समस्या ये है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है पर आपका टीडीएस कट गया है, तो उस समस्या से बचने के लिए आपको बैंक ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप फॉर्म 15H और 15G भरिए। सीनियर सिटीजन के केस में जो 60 साल से ऊपर है उन्हें 15H में ये डिक्लेरेशन देना होता है कि उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा, और जो 60 साल से कम की उम्र के निवेशक हैं उनको ये डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म 15G में कि उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो इस समस्या से भी आप बच सकते हैं। पर बैंक, अगर आपने फॉर्म 15H या 15G नहीं फाइल किया है बैंक को तो टीडीएस कटेगा, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको एक स्टेप जाकर के रिटर्न फाइल करना होगा और वहाँ पर अपनी नॉन टैक्सेबल इनकम दिखा करके टीडीएस आपका रिफंड कर देगी टैक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आयकर भरते वक्त फॉर्म 26AS और AIS का रूल क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डालें और हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये बताना बहुत ज़रूरी है अर्न करने वाले लोगों को जो आय कमा रहे हैं। वो रिटर्न फाइल करने जाते हैं जब जल्दी में फाइल कर देते हैं, जबकि जैसे ही वो लॉगिन करते हैं और अपनी पर्सनल प्रोफाइल को वो लॉगिन सही से करना चाहिए, और जब वो कर लेते हैं तो तुरंत से 2 डॉक्यूमेंट शो होते हैं, फॉर्म 26AS और AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट। वो कहता है डाउनलोड करके इससे देख करके आप टैक्स फाइल करिए। फॉर्म 26AS क्या है? फॉर्म 26AS ये जहाँ पर आपको पता चलता है कि कितना टीडीएस कटा, कितना टीसीएस कटा, कहाँ से बैंक में, कौन से बैंक से कितना इंटरेस्ट आपका कलेक्ट हुआ है, एफडी पर इंटरेस्ट कितना आया है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन तो 26AS से मिल जाती है, और आपको ये चेक करना होगा कि जो बैंक ने टीडीएस काटा है, जो इंटरेस्ट आपको दिया वो 26AS से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके तब अपना रिटर्न फाइल करिए। और अगर आपने 26AS को बिना देखे रिटर्न फाइल कर दिया या AIS को बिना देखे रिटर्न फाइल कर दिया तो आपका रिटर्न करेक्ट नहीं होगा, हो सकता है सबमिट ही ना हो, और अगर सबमिट हो गया बाय द वे तो आपको नोटिस आएगा, और नोटिस का फिर आप जवाब देते घूमिए, फिर या तो पेनल्टी लग जाएगी। तो इन सबसे बेहतर है कि आप रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 26AS और AIS को ज़रूर चेक करें, और चेक करने के बाद ही अपना रिटर्न आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लगातार बहुत अच्छी जानकारियाँ आप हम तक पहुँचा रहे हैं और हमारे दर्शकों को इसका फ़ायदा मिल रहा होगा, हम ये भी उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहेंगे, थोड़ा हम भी समझना चाहेंगे कि जो आम निवेशक है, क्या रिटर्न फाइल करना उसके लिए ज़रूरी होता है? इसको थोड़ा सा समझाइए। आम निवेशक के लिए रिटर्न फाइल करना इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो वो रिटर्न क्यों फाइल करेगा? भले ही उसके पास पैन नंबर हो, उसे रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। रिटर्न फाइल करना ज़रूरी तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हर आदमी को रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट से और सरकार की योजनाओं से जुड़ने का एक अवसर भी है, और इसके बहुत एडवांटेज भी हैं। आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ का भी रिटर्न फाइल करा रहे हैं, तो आपको एडवांटेज देखिए क्या है। हाउसिंग लोन आसानी से मिल जाएगा, आप वाइट कॉलर कहलाएंगे, आपको पर्सनल लोन कार खरीदने के लिए मिल जाएगा, आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाएगा। तो जो ये दुविधाएं आने वाली हैं, जो आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको इन सब समस्याओं से बचाएगा। पर आम आदमी के लिए मैंडेटरी कतई नहीं है, क्योंकि अगर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये तो आयकर की हमने बात करी। डॉक्टर साहब, कितने रुपए तक की जो आय है वो कर मुक्त होती है, इसको भी थोड़ा सा समझाइए। हाँ, आप देखिए, आय कर मुक्त की बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री ने 2 तरह के टैक्स दिए हैं, तो दोनों में अलग अलग स्लैब रखा है। एक में 5 लाख रुपए तक की इनकम को कर मुक्त किया है रिवेट के साथ 87A का, जिसमें 12,500 रुपये की रिवेट दी गई है। और नए टैक्स रिजीम में जो नया टैक्स आया है स्लैब, उसमें 7 लाख रुपए तक की इनकम को कर मुक्त किया गया है, जिसमें रिवेट 25,087A में दिया गया है। तो दोनों में आप जो ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैं जो मध्यम वर्गीय निवेशक हैं मैं तो उनसे यही कहूँगा, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस थोड़ा हाई होती हैं, तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम पर ही रहना चाहिए, और वो 87A का एडवांटेज लें, 12,500 का रिबेट का, क्योंकि ओल्ड टैक्स में उनको बहुत सारी डिडक्शंस के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे।
बिल्कुल, काफ़ी कुछ जानकारियाँ डॉक्टर साहब आपने हमें दी और उसका फ़ायदा ना सिर्फ मुझे लग रहा है दर्शकों को हो रहा होगा, हम भी उन चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से जान रहे हैं। यहाँ पर आप जिस तरह की जानकारियाँ हम तक पहुँचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, 2 टैक्स स्लैब दिए गए हैं, तो ये जो 2 टैक्स स्लैब क्या हैं और ये 2 टैक्स स्लैब देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है इसकी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो बहुत ज़रूरी है जानना कि ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि 2 टैक्स स्लैब आए, और 2 टैक्स स्लैब देने के पीछे एक फाइनेंस मिनिस्टर लेडी है जो है नारी शक्ति है, उसने दिया। ऐसी क्या सोच थी उनकी कि उन्हें 2 टैक्स स्लैब देने पड़े? उन्होंने ये सोचा कि 2 टैक्स स्लैब देते हैं और आदमी को थोड़ा इंडिपेंडेंट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। जिस आदमी को इन्वेस्ट करके सेविंग करनी है और टैक्स बचाना है, वो ओल्ड टैक्स पे रहे, जो कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति ज़्यादा चाहता है कि उसको फ्यूचर में एक हैंडसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म से मिल जाए, जो वो अपने बहुत व्यस्त ज़िंदगी में और खर्चे वाली ज़िंदगी में पैसा निवेश नहीं कर पाता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इनका निवेश कैसे लाया जा सकता है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने 80C की स्कीम में लगाया, 80CCD की स्कीम में लगाया, तो आपको इन तरह की छूट मिल जाएंगी। तो आदमी उस टैक्स के बचाने के चक्कर में इन्वेस्ट करता है और तो वो उस पर रह सकता है। और न्यू टैक्स उन्होंने लाया हायर इनकम ग्रुप के लिए। हायर इनकम ग्रुप को अब इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है और गवर्नमेंट चाहती है कि आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से इसको खर्च करिए। मैं क्यों बाउंड करूं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए? आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपको नहीं लगता है तो आप मार्केट में खर्च करिए। तो न्यू टैक्स रिजीम जो लाया गया वो हायर इनकम ग्रुप के लिए लाया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे, जिससे मार्केट में एक रौनक बनी रहे। थोड़ा इन्फ्लेशनरी रहेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शंस दिए, तो जो ऑप्शन बेटर लगे वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। पर मैं अभी यही कहूँगा जिनकी 10 लाख तक की सालाना आय है उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने पे ज़्यादा फ़ायदा है इन रिस्पेक्टिव न्यू टैक्स रिजीम में जाने पर। बिल्कुल, अपने फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, इसकी जो बात है ये क्या होते हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है? मैंने अभी फॉर्म 15G और फॉर्म 15H बताया कि बैंक में ये यूज़ होता है। जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है उनका TDS क्यों कटे? तो जो 60 साल से ऊपर के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको अपना फॉर्म 15H भर के पहले से दे देना चाहिए कि हमारी FD पर आप TDS मत काटिएगा इंटरेस्ट पर, हमारे सेविंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर TDS मत काटिएगा क्योंकि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन जब दे देते हैं तो बैंक TDS उनके इंटरेस्ट पर नहीं काटता है। फॉर्म 50G जो 60 साल से कम के हैं, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके लिए वो डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, TDS नहीं कटना चाहिए। तो जब वो फॉर्म इस तरह के फिल कर देते हैं तो बैंक TDS नहीं काटता है। बिल्कुल, इस फॉर्म 16 की भी अक्सर बात की जाती है, तो ये फॉर्म 16 के बारे में भी थोड़ा आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। क्या है ये फॉर्म 16? फॉर्म 16 तो सब सैलरी क्लास पर्सन के लिए है। सैलरी क्लास पर्सन को जब फरवरी मंथ आता होगा तो देखिए कभी कभी आपका एम्प्लॉयर ये कहता होगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, कि भाई फॉर्म 16H भर दीजिए, अपना डिक्लेरेशन इनकम का दे दीजिए, नहीं तो मार्च की सैलरी रुक जाएगी। तो फॉर्म 16H तो प्रोवाइड एम्प्लॉयर करता है, वो आपको अपनी डिटेल जो देता है, सैलरी अलाउंसेस, वो तो आपको भर के दे देता है। पर कुछ ड्यूरिंग द ईयर आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ और अदर अर्निंग्स होती हैं, वो कहता है वो भी अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप यहीं से दे दीजिए और TDS कटवा लीजिए अपना। और अगर आप उस वक्त TDS कटवा लेते हैं तो जो इन फ्यूचर आप जुलाई में रिटर्न फाइल करने जाते हैं और जिस पर आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाती है, उस पेनल्टी से आप पहले ही TDS कटवा के बच सकते हैं। तो फॉर्म 16 तो एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, और उसमें एम्प्लॉय को अपनी सैलरी प्लस अदर इनकम का डिक्लेरेशन देना होता है। आम निवेशक अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या उनके लिए ख़ास है, आयकर की वो बात करते हैं, उसको और गहराई से समझने की बात करते हैं, तो इसको लेकर विरोधाभास की स्थिति भी बनी रहती है। लेकिन अगर आम निवेशक की हम बात करें तो आम निवेशक के लिए आयकर में क्या छूट होती है? आम निवेशक के लिए तो जो छूट है वो सारी छूट गवर्नमेंट ने अब ओल्ड टैक्स रिजीम में रखी है। न्यू टैक्स रिजीम में उसने डिडक्शंस वाली सारी छूट को हटा दिया है। न्यू टैक्स रिजीम में केवल एक बेनिफिट 87A का 25,000 की रिबेट का दिया है,
पर ओल्ड टैक्स रिजीम, इसीलिए मैंने कहा कि जो आम निवेशक जब आप बात करते हैं तो उसको ओल्ड टैक्स रिजीम में रह करके 80C का डिडक्शन मिल सकता है, जहां पर आप प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं, अपनी वाइफ और बच्चों का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस का ले सकते हैं, हाउसिंग लोन रिपेमेंट का छूट ले सकते हैं। 80CCD में नेशनल पेंशन स्कीम की बात की, 50,000 रुपये तक वहाँ छूट ले सकते हैं, 1.5 लाख 80C में छूट ले सकते हैं। 80 TTA में आप बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट दोनों पे मिलता है। आप सीनियर सिटीजन के केस में 80 TTB में आप क्या कहते हैं 50,000 रुपये की इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति, हर एज के ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ ओल्ड टैक्स रिजीम में प्रोविजंस किए हैं जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ प्रोविज़न इन्वेस्टमेंट के हैं और कुछ एक्सपेंडिचर के हैं, जिसमें गवर्नमेंट बहुत जोर आजकल दे रही है 80D पर, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, कि हर आदमी को हेल्दी रहना ज़रूरी है। जिनकी 8 लाख से कम की इनकम है उनको तो उन्होंने आयुष्मान योजना में कार्ड बनाने की दे दी है, पर जिनकी 8 लाख से ऊपर है वो अपने को हेल्थ सिक्योर कैसे करें, जिससे कि उनकी हार्ड अर्न सेविंग मनी, उनका सारा पैसा अपने बीमारी या इलाज में ना चला जाए। तो उन्होंने 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रोविज़न किया है, जहां पर आप 25,000 रुपये तक नॉन सीनियर सिटीजन ले सकता है छूट, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक की छूट ले सकता है प्रीमियम पे करके। तो ऐसे कई एवेन्यूज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं जिनसे वो छूट ले सकता है। पर ये जो आम आदमी है उनसे रिलेटेड मैंने ये डिडक्शंस आप बता दी हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई निवेशक अगर इस वर्ष ITR भरने से चूक गया है तो उसको अगले वर्ष क्या करना चाहिए? अगर वो ITR भरने से चूक गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें बैक डेट में जाकर के ITR फाइल कर सकता है, और अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो उस पर एक नॉमिनल पीनल इंटरेस्ट है, रेट है, वो लग जाएगा और उससे लेकर के वो फाइल कर सकता है। गवर्नमेंट ने ये इतनी छूट दे रखी है। और वैसे भी बैकलॉग वाले सारा नए बजट में गवर्नमेंट ने जो पिछले 10 सालों का बैकलॉग था वो उसको ख़त्म कर दिया, उस पर कोई पेनल्टी अब हटा दी है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्स किया है टैक्स पेयर को। पर अगर ऐसा कभी बाय द वे हो जाता है कि टैक्स आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएँ तो आप आगे जाकर के पुराना बैक डेट से फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बेहद अहम जानकारियाँ, और मुझे लग रहा कि आज का जो हमारा ये पूरा कार्यक्रम है इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, और जो बारीकियां, जो चीज़ें उन्हें नहीं पता है उन्हें जानने का मौका मिला होगा। हमारे निवेशकों के लिए कोई सुझाव या कोई संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हम चाहेंगे कि कुछ संदेश आप ज़रूर हमारे दर्शकों को दें। मैं निवेशकों से तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रिक्ट करके सेविंग करें, क्योंकि आने वाला समय इन्वेस्टमेंट का है, अपने बेहतर भविष्य को बनाने का है। और बेहतर भविष्य केवल आप सैलरी इनकम या एक फर्स्ट इनकम से नहीं बना सकते हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के जरिए जो आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट करेंगे उससे ज़्यादा अपने बेहतर भविष्य का सुनहरा सपना जो आप देख रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में चले जाइए, अरे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बैंक की FD कराइए। आजकल अच्छा बैंक पे FD पर इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए। और ये सब 100% सिक्योर हैं, रिस्क फ्री हैं, जिसको कि हम फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं बीटा रिस्क। मतलब बीटा रिस्क वो होता है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पर कोई आपको डर है ही नहीं कि अगर 7% गवर्नमेंट ने एश्योर किया, बैंक ने एश्योर किया, तो 7% आपको एनुअल मिलना है। जब आप मार्केट रिस्क की तरफ जाते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क कहते हैं अपने फाइनेंशियल टर्म में, तब आप क्या करते हैं, अपने दायरे को जब बढ़ाते हैं तो आप रिस्क टेकर होते हैं। तो ये तो फंडा ही है कि मोर रिस्क मोर गेन। तो आप जब मार्केट की तरफ जाएंगे तो रिस्क के फैक्टर्स बढ़ेंगे, पर आपका रिटर्न के भी फैक्टर चांस हैं। चूँकि मार्केट अच्छी चल रही है तो इस वक्त संभल के कदम रखें, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, SIP से स्टार्ट करें, डायरेक्ट शेयर मार्केट में मत जाएँ। इंट्राडे ट्रेडर कतई ना बने, डिलीवरी ट्रेडर बने, तो आपको कभी नुकसान होने के चांस नहीं होंगे। बस सजग रहना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क ज़रूर है, जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से हट के मार्केट रिस्क है तो वहाँ तो रिस्क तो होगा ही, बिना रिस्क के आपको गेन नहीं होगा। और अगर आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट रिस्क की तरफ आपको अपने को डाइवर्सिफाइड करना ही होगा। तो आपने देखा कि हमने आज फॉर्म 16 को लेकर भी बात की, आयकर को लेकर भी बात की, आपके
पैन नंबर को लेकर भी बात की, इसके साथ ही आधार और पैन का जुड़ा होना कितना आवश्यक हमारे लिए हो जाता, उसको भी हमने समझने की कोशिश की। और साथ ही साथ एक संदेश भी डॉक्टर नीरज ने आपके लिए छोड़ा। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप तक हमारा जो संदेश है, जो जानकारियां हैं पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम कुछ हद तक कामयाब ज़रूर हो रहे होंगे। आपसे भी अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप सुझाव दे सकते हैं। हमारे फेसबुक पर भी ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, उस पर भी आप अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। कोई सवाल आपके हैं तो वो सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।